नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का जो एस्टेट का पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक स्तर का पीजीटी का है, उसका दोस्तों हम संपूर्ण पाठ्यक्रम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे। आप लोगों को जैसा कहा था कि हम सबसे पहले दोस्तों रचनाएँ जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र के जो टॉपिक है रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और हिंदी व्याकरण कई बार अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन रचनाएं हमारे लिए बिल्कुल नई लगी हुई हैं। इसलिए हम सबसे पहले रचनाओं का अध्ययन करेंगे। रचनाओं के क्रम में दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले कहानियाँ लगी हुई हैं, 6 कहानियाँ। तो सभी 6 कहानियों का हम अध्ययन कर चुके हैं और वीडियो भी उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हैं, गोदान, मैलांचल और त्यागपत्र। तो दोस्तों हम गोदान और मैलांचल दोनों उपन्यासों को संपूर्ण पूरे विस्तार के साथ में दोनों उपन्यासों को पढ़ चुके हैं और वीडियो भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है दोनों उपन्यासों के। अब दोस्तों हमने त्यागपत्र उपन्यास जो कि जैनेंद्र जी का है, उसका अध्ययन शुरू किया था। उसके भी पहले अध्याय का अध्ययन कर लिए था। आज हम दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे त्यागपत्र उपन्यास के। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों को जैसा कि पता है कि बीपीएससी तीसरे फेज की बहाली क्या कहते हैं मार्च में जिसका पेपर है और अगस्त में चौथे चरण की, तो उसके लिए दोस्तों एस्टेट के बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एस्टेट के बिना आप लोग दे नहीं पाएंगे पेपर। इसलिए कमर कस लीजिए और तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए एस्टेट की। हमारे चैनल में संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जा रहा है एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का। तो चैनल से जुड़े और उसका लाभ लें। चलिए दोस्तों आते हैं त्यागपत्र उपन्यास जैनेंद्र जी का। बुआ के चले जाने के बाद मेरा चित्त घर में नहीं लगा। माँ मुझको समझाती थी। कभी ऐसा भी होता था कि मैं माँ को समझाता था, पर ब्याह की धूमधाम के बाद घर में एक का सूनापन भी बहुत मालूम होता था। चौथे रोज बुआ आ गई। ब्याह के वक्त मैंने अपने फूफा को देखा था। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और उम्र ज़्यादा मालूम होती थी। डौल डोल में खासे थे। मुझे यह पीछे मालूम हुआ कि उनका यह दूसरा विवाह था। हमारी बुआ फूलसी थी। जब वह ससुराल से आई मेरे लिए कई तरह की चीज़ें लाई थी। उन्होंने मुझे एकांत में ले जाकर कहा, प्रमोद देखेगा मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। पर मैं उन वस्तुओं को देखने को इतना उत्सुक नहीं था। मैं चाहता था कि बुआ मुझसे बातें करे। जैसे पहले सुख दुख की बातें करती थी, वैसे अब भी बतावे कि जिस ससुराल से वह आई है वहाँ उनका क्या हाल रहा, चेहरे का रंग उतरा सा क्यों है, अनमनापन क्यों आजकल उनकी तबीयत में रहता है। बुआ मैं वही प्रमोद हूँ, देखो मैं अब बच्चा नहीं हूँ। तुम कहकर देखो तो मैं तुम्हारा सब दुख समझ लूँगा। मैं बालक नहीं हूँ बुआ। जो तुम्हें दुख देता है उसकी मैं अच्छी तरह खबर ले सकता हूँ। मुझे चीज बीज नहीं देखनी। बुआ मेरी इस प्रमोद को अपने मन का कुछ हाल नहीं समझाओगी। बिना बोले मैं उन्हें यह सब कह देना चाहता था। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, क्यों रे, अपनी चीजें तू नहीं देखेगा, चुप क्यों है। मैंने उनकी तरफ देखकर धीरे में से कहा, दिखाओ। बुआ असमंजस में पड़ गई। बोली यह तू बोल कैसे रहा है, क्या हुआ है तुझे। मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर क्या बात है। मैंने कहा, तुम मुझे पहले जैसा अब नहीं मानती हो। बुआ को शायद यह बात छू गई। बोली, कैसा बोलता है रे, पहले जैसा नहीं मानती हूँ तो भला कैसा मानती हूँ, पराया मानती हो। यह सुनकर स्तब्ध भाव से वह मुझे देखती रह गई। खींचकर अपनी गोद में मुझे लिटाकर बोली, प्रमोद सच्ची सच्ची कहूँ तो मैं ही पराई हो गई हूँ। तुम सब लोगों के लिए मैं पराई हूँ। तेरी माँ ने मुझे धक्का देकर पराया बना दिया है, पर मुझे जहाँ भेज दिया है प्रमोद, मेरा मन वहाँ का नहीं है। तू एक काम करेगा। मैं बड़ी उत्सुकता से ऊपर उनके मुंह की ओर देखता रहा। कहना चाहता था कि तुम्हारा काम नहीं करूँगा तो प्रमोद बनकर मैंने वह यह जन्म पाया क्यों है, करेगा। दोबारा यह प्रश्न सुनकर मैं तत्परता से उनकी गोद में से उठ बैठा। कहा, अभी करूँगा बुआ, कहो। वह कुछ देर एकटक मुझे देखती रहे, फिर लज्जित भाव से मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने तब उनका हाथ पकड़कर कहा, सच सच बताओ बुआ, मैं जरूर करूँगा। शीला के यहाँ जाएगा।
जाऊंगा, जाकर क्या करेगा? मैं असमंजस में उनकी ओर देखता रह गया। वह बोली, नहीं नहीं, मैं हंसी कर रही थी, कोई काम नहीं। उसके बाद मानो हठपूर्वक अपनी लाई हुई चीज़ें मुझे दिखाने लगी और चीज़ों में एक छोटी बंदूक भी थी। वह मुझे बहुत पसंद आई। बुआ ने पूछा, बंदूक तुम्हें अच्छी लगती है? मैंने कहा, बंदूक से कौवों को मारा करूँगा, कौवे मुझे बड़े बुरे लगते हैं। बुआ बोली, बंदूक से आदमी भी मर जाते हैं भैया, इसी से खिलौना लाई हूँ। मरना क्या होता है? क्यों रे, तू जानता है? जानता हूँ। भला क्या होता है? मरकर आदमी मर जाता है। बुआ हंस आई, फिर चुप हो रही, फिर बोली, मैं मर जाऊं तो तू क्या करे? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। बुआ को घूर घूर कर देखता रहा। मैं चाहता था कि वह जान जाए कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। बुआ मौत की मजाक करे, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वह मर सकती है तो क्या मैं नहीं मर सकता? मैं बड़े मज़े से मर सकता हूँ। बुआ को यह बिल्कुल मालूम है कि मैं किस आसानी से मर सकता हूँ। उनको पता भी नहीं, पर सच्ची बात यह है कि उनके बाद मैं जी ही नहीं सकता, जीऊँगा ही नहीं। लेकिन मैं हूँ, तब तक देख लूँगा कि बुआ को मारने वाला कौन है। अगले रोज एक कागज़ लेकर मुझे शीला के यहाँ भेजा गया। मैं शीला को जानता था, उसके कोई बड़े भाई हैं यह मैं नहीं जानता था। कागज उन्हीं के हाथ में देने को कहा गया था। शीला के बड़े भाई मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने जब वह कागज उन्हें दिया, तब उसे लेकर वह मेरी उपस्थिति को इतना भूल गए कि मुझे अपना अपमान मालूम हुआ। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम किया, चूमा, गोद में लिया, कंधे पर बिठाया और तरह तरह की खाने की चीज़ें दी। शीला भी मुझको अच्छी लगी। मेरा जी हुआ कि कोई बहाना हाथ लगे तो मैं यहाँ रोज आया करूँ। शीला के भाई ने भी एक चिट्ठी लिखकर मेरी जेब में रख दी। फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रमोद। बड़े बहादुर हो तुम। यह कहकर धरती से उठाकर मुझे चूम लिया। फिर कहा, यह कागज अपनी बुआ को ही देना है ना? कागज मुझे अपनी माँ को देने को कहा जाता तो भी मैं पहले बुआ को ही देता। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। शीला के भाई ने चॉकलेट के कई पैकेट मेरे कोट की दोनों जेबों में ठूंस दिए। कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवेंथ क्लास। खूब। प्रमोद जाकर कहना मैं अभी 1 महीना यहीं हूँ। समझे? मैं खूब समझ गया था। क्या समझे? मैं 1 महीना यहीं हूँ। शीला के भाई इस पर खूब हंसे। तुम नहीं भाई, मैं जो खत दिया था वह लिफाफे में बंद किया था। बुआ ने भी ऐसे ही कागज मोड़कर दे दिया था। पर शीला के भाई मुझको इतने अच्छे लगे कि मैं उनकी लिखावट की सुंदरता देखना चाहता था। मैंने उसे खोलकर देखा। उसके अक्षर मुझे बहुत ही सुंदर मालूम हुआ। मैंने सोचा, मैं भी कभी ऐसी सुंदर अंग्रेजी लिख सकूंगा या नहीं। खत के ऊपर का माई डियर तो मुझको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लिखा हुआ मालूम हुआ कि बहुत दिनों तक अपने पत्रों के माई डियर को मैं वैसा ही बनाने की कोशिश करता रहा। घर आकर मैंने पत्र सीधा बुआ को दे दिया और वह उसको खोलकर तभी पढ़ने में लग गई। खत बड़ा नहीं था, लेकिन कई मिनट तक वह उसे पढ़ती रही। यह भी भूल गई कि प्रमोद भी उनका कोई है और इस वक्त वह पास ही खड़ा है। काफी देर के बाद उन्होंने वहां से आंख हटाई, खत को धीमे धीमे तह किया और मुझको देखा। मानो उस वक्त मुझे वह पहचान नहीं रही थी। मानो सब भूल गई कि क्या था, क्या है, क्या होगा। फिर उसी बेबूझ भाव से मुझे देखते रहकर मानो यंत्र की भांति उस खत को फाड़कर नन्हे नन्हे टुकड़ों में कर दिया। मानो वह कुछ नहीं कर रही, जाने कौन करा रहा है। इलके इलके चैतन्य उन्हें लौटा। मानो उन्होंने अब कुछ कुछ जगत को पहचाना। थोड़ी देर बाद बोली, प्रमोद, अब तू वहाँ कभी मत जाना। तुमसे जवाब तुमसे जवाब तुमसे जवाब लाने को किसने कहा था? कभी किसी को का कोई खत लाने की जरूरत नहीं है, समझा? मैं कुछ भी नहीं समझा था। वह बोली, तू इतना अंधभक्त क्यों है प्रमोद? तू नहीं जानता कि मेरी शादी हो गई है? मैंने कहा, मैं जानता हूँ। बोली,
तू कुछ नहीं जानता, तू गधा है। मेरे दिल में आग लग रही है। मैं चुप था। तू जानता है दिल की आग क्या होती है? किसी दिल की आग को सचमुच में नहीं जानता था, लेकिन उस समय बुआ को देखकर उनकी उस दशा अ, उस दशा भर में होकर दशा उसी क्षण बुझ जाने वाली अनबूझ मुस्कान को देखकर मेरे मन की पीड़ा बहुत घनी हो रही थी। मन में होता था कि किस तरह मैं उनके काम आ जाऊं कि उनका जी हल्का हो, और नहीं तो उनके गले लगकर फूट ही पड़ूं। उन्होंने कहा, देख प्रमोद, शीला के भाई का कोई पैगाम आया कि मैं छत से गिरकर मर जाऊंगी। मुझे उन्होंने क्या समझा है? मैं कहना चाहता था कि शीला के भाई ने कहा है कि वह अभी 1 महीना यहीं है और कि वह मुझे बड़े अच्छे मालूम होते हैं। लेकिन तभी बुआ ने कहा, जाकर यह शीला से कह देना, मैं सच कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी। मृणाल का कौल झूठा नहीं होता। बुआ ने यह ऐसे कहा कि मानो अभी काफी नहीं हुआ, अभी तो और भी पक्की तौर पर अपने को समझाना है कि ऐसी हालत में मरना ही होगा, कुछ भी अन्य सोचना विचारना ना होगा। उस समय उनको घर पर बस 4-5 रोज ही रहना था। उसके बाद फूफा आएंगे और वह उन्हें ससुराल ले जाएंगे। ससुराल जाने के बारे में वह उत्साहित नहीं मालूम होती थी। ज्यों-ज्यों जाने का दिन आता उनकी निगाह कुछ बंधती सी जाती थी, जहाँ देखती देखती रह जाती थी, जैसे सामने उन्हें और कुछ नहीं दिखता, बस भाग्य दिखता है और वह भाग्य चिन्हा नहीं जाता। ऐसी अपेक्षित पूछती हुई सी निगाह से देखती, मानो प्रश्न रोक कर भी उत्तर मांगती हो कि मैं कुछ चाहती हूँ, पर अरे कोई बताएगा कि नहीं। अगले रोज फूफा आने वाले थे। रात से बुआ की तबीयत गिरी गिरी हो रही थी। अपनी कोठरी में एक अनबिछे तख्त पर लेटी थी। मुझसे बोली, प्रमोद, कल मैं चली जाऊंगी। मैं चुप रहा, सिर दाब रहा था, दाबता रहा। बोली, अब रहने दो। मैंने कहा, दवा तो तुम खाती नहीं हो। सुनकर मेरी ओर उनकी दृष्टि बंध गई। कुछ रुककर बोली, एक काम करेगा प्रमोद, शीला के भाई डॉक्टरी पढ़ते हैं, मैं दवा का नाम लिख देती हूँ, तू उनसे ले आएगा। मैं क्यों ना ले आता। उन्होंने कागज पर अंग्रेजी में एक नाम लिखकर दे दिया और मैं उस पुर्जे को लेकर दौड़ गया। पर उस पुर्जे को लेकर तो जैसे शीला के भाई एकाएक मुझे पीटने को उतारू हो गए। धमकाकर बोले, यह क्या है? बुआ ने दवाई मंगाई है। दवा? हाँ दवा। उनके सिर में दर्द है। शीला के भाई ने आगे कुछ नहीं कहा। वह जोर से कमरे में इधर से उधर टहलने लगे। कागज तोड़ मोड़ कर उनके हाथों में चिंदी हो गया। उस कागज की चिंदी पर उनकी चुटकी सख्ती से कस गई, ऐसी कि उनके हाथों की नसों का तनाव देखकर मेरे मन में जाने क्या क्या भाव होने लगा। कुछ देर बाद मैंने साहस पूर्वक पूछा, मैं जाऊं? शीला के भाई यह सुनकर टहलते टहलते रुक गए। मुझे देखकर विनम्र भाव से वह बोले, मैं चलकर उनकी तबीयत का हाल देख नहीं सकता हूं प्रमोद, मुझे ले चलोगे? मैंने कहा, नहीं, जीजी छत से गिरकर मर जाएगी। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, दवा नहीं दीजिएगा? उन्होंने मेरे मुंह पर मानो ललकार कर कहा, दवा नहीं दीजिएगा तो मैं जाऊं? इस पर उन्होंने अपनी चुटकी से दबी कागज की गांठ को खोला और दोनों हाथों के जोर से उसे छोटे से कागज के हजारों टुकड़े कर डाले और फिर उन सबको गुड़ी मुड़ी करके मेरी तरफ फेंक दिया। कहा, यह है दवा, जाओ ले जाओ। इसके बाद किसी विशेष बात होने की मुझे याद नहीं। अगले रोज फूफा आए। मेरा मन उनकी तरफ खुला नहीं, न उन्होंने ही मुझे कुछ पूछा। बुआ की तबीयत कुछ विशेष गिर गई थी, लेकिन शिकायत कोई खास न थी। फूफा ने सफ़र की सब सुख सुविधा का प्रबंध कर दिया है। बुआ को तनिक कष्ट न होगा। यहाँ से जगह 300 मील ही है तो मोटर में जाएंगे, ना हुआ तो रास्ते में 2-1 जगह पड़ाव कर लेंगे। डाक बंगले जगह जगह हैं ही। पिताजी निश्चिंत रहे कि फूफा हमारी बुआ को जरा भी किसी तरह की तकलीफ न होने देंगे। पिता ने कहा, अच्छा अच्छा। लेकिन फूफा ने कहा, जी आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, उन्हें तकलीफ किसी किस्म की ना होगी। पिता ने कहा, उसकी तबीयत जरा? फूफा ने बताया,
यहाँ की आबो हवा किसी कदर जरा तब्दीली चाहिए। सितंबर शुरू हुआ कि कश्मीर जाने का इरादा रखता हूँ। सितंबर अक्टूबर कश्मीर के आइडियल महीने हैं। गुलमर्ग की हवा वह है कि अगले रोज फूफा पूरे इंतजाम और प्रेम के साथ बुआ को लिवा ले गए। तो दोस्तों ये था दूसरा अध्याय त्यागपत्र उपन्यास का। अब इसके आगे हम दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे तीसरा अध्याय। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए और चैनल में सभी कहानियाँ उपलब्ध हैं। गोदान उपन्यास पूरा उपलब्ध है, मैलांचल उपलब्ध है पूरा उपन्यास, उनका अध्ययन करिए। फिर मिलते हैं इसके आगे। धन्यवाद दोस्तों।